नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना मोनू और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल हिंदी हॉरर एफएम। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है एक लंबी यात्रा की एक ट्रक ड्राइवर की, जिसने एक ऐसी सच्चाई का सामना किया जिस पर विश्वास करना मुश्किल है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, लाइटें डिम कर लीजिए और अगर आप अकेले हैं तो शायद अपने किसी दोस्त को अपने पास बिठा लीजिए, क्योंकि आज की रात बहुत लंबी होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं अंधेरी रात का सफर। भाग 1, अनजानी राहों का बुलावा। ये कहानी है राजेश की, एक तजुर्बेकार ट्रक ड्राइवर की, जिसकी उम्र करीब 40 साल थी। राजेश ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय राजमार्गों पर गुजारा था। उसकी रगों में पेट्रोल और डीजल दौड़ता था और उसकी सांसों में ट्रक के इंजन की आवाज घुली हुई थी। उसने अपनी जिंदगी में हजारों किलोमीटर की यात्रा की थी। भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक सामान पहुंचाया था। रात की सुनसान सड़कें, दूर चमकती हेडलाइटें और ढाबों पर मिलने वाली गर्मा गर्म चाय, यही उसकी दुनिया थी। वह एक शांत और मेहनती इंसान था जो अंधविश्वासों से दूर रहता था। उसका मानना था कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब मन का वहम है। एक दिन उसे एक बड़ी कंपनी से काम मिला। ये काम था उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे देवपुर से दक्षिणी भारत के एक बड़े शहर मैंगलोर तक भारी मशीनरी पहुंचाने का। यह लगभग 2000 किलोमीटर का सफर था जो उसे कम से कम 4 से 5 दिन में पूरा करना था। राजेश के लिए यह एक अच्छा मौका था, क्योंकि इस सौदे में उसे अच्छी रकम मिल रही थी। उसने खुशी खुशी ये काम ले लिया। देवपुर से निकलते ही राजेश को अपने सहकर्मी ड्राइवर सुरेश की याद आई। सुरेश उसका बहुत अच्छा दोस्त था और अक्सर लंबी ट्रिप पर उसके साथ जाता था, लेकिन इस बार सुरेश अपनी माँ की तबीयत खराब होने के कारण साथ नहीं जा सका। राजेश को अकेले जाना पड़ रहा था और कहीं न कहीं उसे सुरेश की कमी महसूस हो रही थी। अकेलेपन का एहसास रात की खामोशी में और भी गहरा हो जाता था। पहला दिन सामान्य रहा। राजेश ने दिन भर ट्रक चलाया और रात होने से पहले एक व्यस्त ढाबे पर रुककर खाना खाया। उसने कुछ देर आराम किया और फिर अगली सुबह तड़के अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी। दूसरे दिन उसने राजस्थान की तपती गर्मी से गुजरते हुए गुजरात की ओर रुख किया। शाम होते होते वह महाराष्ट्र की सीमा पर पहुंच चुका था। जैसे ही अंधेरा गहराने लगा, उसने देखा कि सड़कें धीरे धीरे सुनसान होती जा रही हैं। ये वो इलाका था जहां दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी, सिर्फ घने जंगल और पहाड़ियां थीं। राजेश ने सोचा कि उसे जल्द ही कोई ढाबा मिल जाएगा जहां वो रात बिता सके, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सड़कें घुमावदार होती जा रही थीं और घना अंधेरा चारों ओर फैल चुका था। उसके ट्रक की हेडलाइट्स सिर्फ कुछ मीटर आगे तक ही रोशन कर पा रही थीं। उसने देखा कि मोबाइल का सिग्नल भी गायब हो चुका था। उसे हल्की सी चिंता हुई, लेकिन उसने खुद को समझाया कि ये ऐसी जगहों पर आम बात है। अचानक एक मोड़ पर उसे दूर एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। शायद कोई गांव होगा या कोई और ढाबा, उसने सोचा। वह उस रोशनी की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो करीब पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि वो रोशनी एक बहुत ही पुराने और सुनसान दिखने वाले ढाबे की थी। ढाबे का नाम लिखा था अंधेरी रात का ढाबा। नाम सुनकर ही राजेश को थोड़ी अजीब सी सिहरन महसूस हुई, लेकिन वो थका हुआ था और भूखा भी। उसने सोचा कि ये ढाबा भले ही अजीब लगे, लेकिन रहने की और खाने की जगह तो है। उसने अपने ट्रक को ढाबे के सामने पार्क किया। ढाबा देखने में बहुत पुराना था। उसकी दीवारें दरकी हुई थीं और छत पर काई जमी हुई थी। बाहर सिर्फ एक पुरानी सी ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी, जो पूरे ढाबे को एक डरावना सा माहौल दे रही थी। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। राजेश ने ट्रक से उतरकर अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही उसने कदम बढ़ाए, उसे एक अजीब सी बदबू महसूस हुई, जैसे किसी सड़े हुए मांस की हो या शायद कुछ और, जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाजा खुला हुआ था। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर झुर्रियां थीं। उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी और वो किसी नशे में धुत लग रहा था। वो अंगीठी पर कुछ सेक रहा था। ढाबे के अंदर भी वही अजीब सी बदबू और भी तेज हो गई थी। कोई और ग्राहक नहीं था। नमस्ते बाबा, राजेश ने कहा, खाना मिलेगा? बूढ़े आदमी ने अपनी नजरें उठाईं और राजेश की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो राजेश को असहज कर गई। मिलेगा, मिलेगा, खाना मिलेगा, बूढ़े ने धीमी घुरघुराती आवाज में कहा, लेकिन यहाँ रुकने वाला कोई नहीं है। राजेश को बूढ़े की बात समझ नहीं आई। क्या मतलब? उसने पूछा। मतलब ये कि जो यहाँ रुकता है वो वापस नहीं जाता, बूढ़ा आदमी बोला और एक डरावनी हंसी हंसने लगा। राजेश को लगा कि बूढ़ा शायद मजाक कर रहा है या शायद उसने कुछ ज्यादा ही पी रखी है। उसने बात को टालते हुए कहा, मुझे एक दाल चावल और एक गर्मा गर्म चाय दे दो। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, बैठो बेटा, खाना तैयार है। राजेश एक टूटी हुई बेंच पर बैठ गया। बूढ़ा आदमी अंगीठी पर रोटी सेक रहा था और मांस की अजीब सी बदबू और भी तेज हो गई थी। राजेश ने सोचा कि शायद वह कोई जंगली जानवर का मांस बना रहा होगा। कुछ देर बाद बूढ़े ने एक थाली राजेश के सामने रखी। थाली में दाल, चावल और 2 रोटियां थीं।
राजेश ने जैसे ही पहला निवाला लिया उसे एक अजीब सा स्वाद महसूस हुआ। दाल का रंग गहरा था और उसमें कुछ अजीब से टुकड़े थे। मांस की बदबू भी दाल से आ रही थी। राजेश को उल्टी जैसा महसूस हुआ। उसने थाली को किनारे कर दिया। बाबा ये क्या है? उसने पूछा। बूढ़े आदमी ने एक डरावनी मुस्कान दी। जो मिलता है वही खिलाते हैं, जंगल में कहाँ से लाएं खाना? राजेश का माथा ठनका। उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने हिम्मत करके पूछा, यह किस जानवर का मांस है बाबा? बूढ़ा आदमी एक बार फिर हंसा। अरे जानवर कहाँ, आजकल जंगल में जानवर कहाँ मिलते हैं, जो गुजरता है उसी से काम चला लेते हैं। यह सुनकर राजेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे एहसास हुआ कि वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। उसने धीरे से उठने की कोशिश की, लेकिन बूढ़ा आदमी तुरंत उठ खड़ा हुआ और उसके सामने आ गया। उसकी आंखों में अब पागलपन की चमक थी। कहाँ जा रहे हो बेटा? अभी तो रात शुरू हुई है, इतने जल्दी क्या है? राजेश ने देखा कि बूढ़े के हाथ में एक बड़ी सी धारदार छुरी थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं। राजेश को अपनी जान खतरे में महसूस हुई। उसने एक झटके में बूढ़े को धक्का दिया और बाहर की ओर भागा। भाग दो, भयानक पीछा और अजनबी की मदद। राजेश पूरी ताकत से अपने ट्रक की ओर भागा। वो जानता था कि अगर वो ढाबे में रुका तो उसकी जान नहीं बचेगी। उसने जल्दी से ट्रक का दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। बूढ़ा आदमी उसके पीछे पीछे आ रहा था। उसके हाथों में छुरी चमक रही थी। राजेश ने तुरंत इंजन स्टार्ट किया और गियर डालकर ट्रक को आगे बढ़ा दिया। बूढ़ा आदमी चीखता रहा और उसके पीछे भागा, लेकिन राजेश ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो उस भयानक जगह से जितना दूर जा सकता था उतनी दूर भागा। उसकी दिल की धड़कनें तेज थीं और पसीना माथे से बह रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने क्या देखा और क्या सुना। इंसानी मांस, ये सोचकर ही उसे घिन आ रही थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी चीजें भी इस दुनिया में हो सकती हैं। आधी रात हो चुकी थी और सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। राजेश ने कई किलोमीटर तक बिना रुके ट्रक चलाया। वो अपनी इस भयानक अनुभव से बाहर निकलना चाहता था। अचानक उसकी नजर सड़क के किनारे एक आकृति पर पड़ी। एक युवती सफेद साड़ी पहने सड़क के किनारे खड़ी थी और लिफ्ट मांग रही थी। उसकी साड़ी थोड़ी फटी हुई थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। वो अकेली थी और इतनी रात को ऐसी सुनसान जगह पर किसी युवती का अकेले खड़ा होना अजीब था। राजेश को थोड़ी हिचकिचाहट हुई, लेकिन फिर उसे दया आ गई। उसने सोचा कि शायद वो किसी मुसीबत में होगी। उसने ट्रक धीमा किया और युवती के पास जाकर रोका। बहन जी, क्या हुआ? आप यहाँ इतनी रात को अकेली क्यों खड़ी हैं? राजेश ने पूछा। युवती ने सिर उठाया। उसकी आंखें काली और गहरी थीं और उसके चेहरे पर डर और थकावट साफ दिख रही थी। भैया, मैं पास के गांव से हूँ। मुझे बस पकड़नी थी, लेकिन बस निकल गई। अब मैं यहाँ फंस गई हूँ। क्या आप मुझे अगले शहर तक छोड़ सकते हैं? युवती ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी उदासी थी। राजेश को लगा कि वो सच बोल रही है। ठीक है बहन जी, आ जाओ, उसने कहा। युवती धीरे से ट्रक में चढ़ गई और बगल वाली सीट पर बैठ गई। राजेश ने फिर से ट्रक चलाना शुरू कर दिया। कुछ देर तक सन्नाटा पसरा रहा। राजेश को अभी भी उस ढाबे की घटना याद आ रही थी और वो थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। उसने सोचा कि शायद युवती से बात करके उसका मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। आपका नाम क्या है बहन जी? राजेश ने पूछा। मेरा नाम कविता है, युवती ने धीमी आवाज में कहा। और कहाँ जा रही हैं आप इतनी रात को? मैं अपनी दीदी के घर जा रही हूँ, वो बीमार हैं। राजेश को कविता की बात पर थोड़ी शंका हुई। इतनी रात को इस सुनसान रास्ते पर अकेली युवती और इतनी अजीब सी कहानी। लेकिन उसने खुद को समझाया कि शायद ये सब सिर्फ उसकी कल्पना है, क्योंकि वो ढाबे की घटना से घबराया हुआ है। आप कहाँ से हैं? राजेश ने पूछा। कविता ने उंगली से पीछे की ओर इशारा किया। उस पहाड़ी के पास जहाँ से मैंने आपको देखा था। राजेश ने पीछे देखा, लेकिन उसे कोई गांव या आबादी का निशान नहीं दिखा। उसने सोचा कि शायद अंधेरे में दिख नहीं रहा होगा। वो फिर से ट्रक चलाने लगा। कुछ देर बाद उसे कविता के शरीर से एक अजीब सी ठंडी हवा आती महसूस हुई, जैसे वो बर्फ की बनी हो। राजेश को ठंड महसूस होने लगी, जबकि केबिन में हीटर चल रहा था। उसे लगा कि शायद एस बड़ी ई ऑन रह गया होगा। उसने चेक किया, लेकिन एस बड़ी ई बंद था। आपको ठंड लग रही है क्या? राजेश ने पूछा। कविता ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप बैठी रही। राजेश ने एक बार फिर कविता की ओर देखा। इस बार उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। कविता के बाल खुले हुए थे और उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा गहरी दिख रही थीं। उसने देखा कि कविता के पैरों में मिट्टी लगी हुई थी, जैसे वो बहुत देर से पैदल चल रही हो। राजेश को एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई। उसने सोचा कि शायद ये सब उसकी नींद की कमी और डर का असर है। वो जल्द से जल्द किसी शहर में पहुंचना चाहता था। कुछ देर बाद राजेश को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज कविता की ओर से आ रही थी, जैसे कोई धीमी धीमी सिसकियां भर रहा हो। क्या हुआ कविता जी, आप ठीक तो हैं? राजेश ने पूछा। कविता ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखें अब लाल थीं और उसमें से आंसू बह रहे थे। मैं ठीक नहीं हूँ भैया, उसने धीमी कांपती हुई आवाज में कहा। मैं बहुत डरी हुई हूँ। किससे डरी हुई हैं? राजेश ने पूछा।
कविता ने अपने हाथ से राजेश के हाथ को छुआ। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। राजेश को एक करंट जैसा झटका लगा। मैं उस ढाबे से डरी हुई हूँ, कविता ने कहा, जहाँ से आप आ रहे थे। राजेश चौंक गया। आपको कैसे पता मैं उस ढाबे से आ रहा हूँ? कविता ने धीरे से अपना सिर हिलाया। मैंने देखा था, मैं वहीं खड़ी थी। मैंने देखा था कि आप कैसे भाग रहे थे। राजेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कविता कौन है और उसे ये सब कैसे पता। आप वहाँ क्या कर रही थी? राजेश ने पूछा। कविता ने एक गहरी सांस ली। मैं वहाँ फंसी हुई थी भैया, मैं भी उनकी शिकार थी। राजेश को एक भयानक झटका लगा। क्या मतलब? कविता ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मेरा नाम कविता नहीं है भैया, मेरा नाम राधिका है। मैं पिछले हफ्ते इसी रास्ते से अपने गांव जा रही थी। मेरी बस खराब हो गई थी और मैं अकेली रह गई थी। मैंने भी लिफ्ट मांगी थी और एक ट्रक ड्राइवर ने मुझे लिफ्ट दी, लेकिन उसने मुझे उस ढाबे पर छोड़ दिया। और फिर उन लोगों ने मुझे, राधिका कांपने लगी, उन लोगों ने मुझे मार डाला भैया, और उन्होंने मेरा मांस पकाकर खिलाया जो आपने देखा। राजेश का पसीना छूट गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या सुन रहा है। ये एक भूत की कहानी थी। आप भूत हैं? राजेश ने कांपते हुए पूछा। राधिका ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ भैया, मैं एक भटकी हुई आत्मा हूँ। मैं वहाँ फंसी हुई हूँ जहाँ मुझे मारा गया था। मैं हर उस राहगीर को चेतावनी देती हूँ जो उस ढाबे से गुजरता है। राजेश की हालत खराब होने लगी थी। उसे ट्रक चलाने में मुश्किल हो रही थी। उसने देखा कि राधिका के चेहरे पर अब और भी डरावनी चमक आ रही थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसकी मुस्कान भयानक थी। भैया, आप बहुत किस्मत वाले हैं कि आप उस ढाबे से भाग निकले, राधिका ने कहा। लेकिन मैं वहां से नहीं निकल पाई। मैं वहीं रहती हूँ, उनका इंतजार करती हूँ। राधिका ने अपना हाथ राजेश के कंधे पर रखा। उसका हाथ इतना ठंडा था कि राजेश को लगा जैसे किसी ने बर्फ का गोला उसके कंधे पर रख दिया हो। आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? राधिका ने पूछा। उसकी आवाज में अब एक भयानक प्रतिध्वनि थी। मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगा, राजेश ने हकलाते हुए कहा। राधिका एक बार फिर हंसी। उसकी हंसी में कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ एक भयानक खालीपन था। मेरा कोई घर नहीं है भैया, अब मेरा घर वही ढाबा है। मैं वहीं रहती हूँ और जो भी वहां से गुजरता है उसे मैं कभी जाने नहीं देती। राजेश को समझ आ गया था कि वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। राधिका कोई मददगार आत्मा नहीं थी, वो भी उस ढाबे का ही हिस्सा थी। वो शायद उन लोगों की मदद कर रही थी जो वहां लोगों को मारते थे। भाग 3, जीवन मृत्यु का संघर्ष। राधिका की आंखों में अब कोई इंसानियत नहीं बची थी। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थीं और उसके मुंह से एक भयानक गंध आ रही थी। राजेश को अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी करना था। उसने अचानक ट्रक की रफ्तार तेज कर दी। मुझे छोड़ दो, राजेश चिल्लाया। राधिका ने एक भयानक आवाज निकाली, जैसे कोई जानवर गुर्रा रहा हो। छोड़ दूं? नहीं भैया, आप मेरे साथ आएंगे, आप भी वहीं रहेंगे। राधिका ने अचानक राजेश की गर्दन पकड़ ली। उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी, जैसे लोहे की जंजीर हो। राजेश को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वो ट्रक चला रहा था, लेकिन उसकी नजरें सड़क से हटकर राधिका पर थीं। छोड़ो मुझे, राजेश ने दम घोंटते हुए कहा। राधिका ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। राजेश को लगा कि अब वो मरने वाला है। उसकी आंखें बंद होने लगी थीं। अचानक उसे एक ख्याल आया। उसने अपने पास रखी एक पानी की बोतल उठाई और राधिका के चेहरे पर पानी फेंक दिया। जैसे ही पानी राधिका के चेहरे पर पड़ा, एक भयानक चीख निकली। राधिका ने अपने हाथ राजेश की गर्दन से हटा लिए और अपने चेहरे को सहलाने लगी। उसके चेहरे से धुआं निकलने लगा, जैसे पानी एसिड हो। राजेश को एक मौका मिल गया। उसने तुरंत ट्रक को सड़क के किनारे एक गहरी खाई की ओर मोड़ दिया। वो जानता था कि यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, राधिका चिल्लाई। राजेश ने एक झटके में दरवाजा खोला और खुद को ट्रक से बाहर फेंक दिया। ट्रक खाई में गिरता चला गया और एक जोरदार धमाके के साथ नीचे जा गिरा। आग की लपटें उठने लगी। राजेश को चोट लगी थी, लेकिन वो जिंदा था। वो घिसटता हुआ खाई से दूर भागा। वो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता था। उसे लगा कि वो एक भयानक सपने से जागा है। वह पूरी रात भागा। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है, बस वह उस जगह से दूर भागना चाहता था। सूरज निकलने वाला था और उसे दूर एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। वह उस गांव की ओर भागा। गांव में घुसते ही उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी अपनी चाय की दुकान खोल रहा था। राजेश उसके पास भागा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। बाबा, बाबा, मुझे बचाओ, राजेश ने हाफते हुए कहा। बूढ़े ने राजेश की ओर देखा। क्या हुआ बेटा, क्यों इतने डरे हुए हो? राजेश ने उसे सारी कहानी बताई, ढाबे की, बूढ़े आदमी की और राधिका की। बूढ़ा आदमी ध्यान से सब सुनता रहा। जब राजेश ने अपनी कहानी खत्म की तो बूढ़ा आदमी ने एक गहरी सांस ली। मुझे पता था बेटा, मुझे पता था कि कोई न कोई उस रास्ते से होकर आएगा। क्या मतलब? राजेश ने पूछा। बेटा, वह ढाबा कई सालों से बंद पड़ा है और वो रास्ता मौत का रास्ता कहलाता है, बूढ़े आदमी ने कहा। वहाँ कई ट्रक ड्राइवर और राहगीर गुम हो चुके हैं।
कहते हैं कि वहाँ एक परिवार रहता था जो लोगों को मारकर उनके मांस से अपना गुजारा करता था। एक दिन गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया और उन सभी को मार डाला, लेकिन उनकी आत्माएं वहीं भटकती रहती हैं और जो भी उस रास्ते से गुजरता है उसे अपने जाल में फंसा लेती हैं। और वो लड़की राधिका, राजेश ने पूछा, वह भी उन्हीं की शिकार थी बेटा? वह भी वहीं फंस गई थी? वह अब उन आत्माओं में शामिल हो गई है? राजेश कांपने लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब सच है। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप बच गए बेटा, उस रास्ते से कोई वापस नहीं आता, बूढ़े आदमी ने कहा। राजेश ने उस दिन के बाद कभी उस रास्ते पर जाने की हिम्मत नहीं की। उसने अपने ट्रक को तो खो दिया था, लेकिन अपनी जान बचा ली थी। वो अब अंधविश्वासों पर विश्वास करने लगा था। उसे यकीन हो गया था कि इस दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन वे मौजूद हैं। वो वापस अपने घर लौट आया। उसने अपनी जिंदगी बदल ली। उसने ट्रक चलाना छोड़ दिया और अपने गांव में एक छोटी सी दुकान खोल ली। लेकिन उस रात की यादें उसे कभी नहीं भूलीं। आज भी जब वो रात में अकेला होता है तो उसे उस ढाबे की भयानक गंध और राधिका की ठंडी स्पर्श महसूस होता है। उसे आज भी लगता है कि राधिका की आंखें उसे देख रही हैं और वह उसे बुला रही है, मेरे साथ आओ भैया, मेरे साथ आओ। और वो जानता है कि अगर वो एक बार भी उसकी आवाज़ सुनकर उस रास्ते पर लौट गया तो वो कभी वापस नहीं आएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको किस तरह की हॉरर स्टोरीज पसंद हैं? क्या आप भूत प्रेत, डरावनी जगहों या किसी और रहस्यमयी घटना पर आधारित कहानियां सुनना चाहते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, हम आपकी पसंद की कहानियां लेकर आएंगे। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल हिंदी हॉरर FM को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। बेल आइकॉन को भी दबाना न भूलें ताकि हमारी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमें सपोर्ट करते रहें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और भयानक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपनी लाइटें ऑन रखना और अकेले बाहर मत जाना। शुभ रात्रि।